गुड आफ्टरनून भी। कैसे हो? तो कल अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो कल आपको बताया था कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6 पॉइंट, हाँ 10 की पावर -11 मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, यही बताया था। स्मॉल जी का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको मैं दे दूं मास, किसी वस्तु का मास है 65 किलोग्राम, मून पर इसका वेट क्या होगा? मून पर वेट क्या होगा भाई? कितना होगा? 650 न्यूटन। मून पर, चंद्रमा पर बात कर रहा हूं मैं। जहां जी का मान 9.8 यानी 10 नहीं होगा, वहां 1.6 होगा। या फिर ऐसे कर लो कि यहां कितना है यहां 650 न्यूटन है, मतलब अर्थ पर, पृथ्वी पर कितना है 650 न्यूटन। तो मून पर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। कितना आएगा? 108 न्यूटन। 108 न्यूटन, यही आएगा वेट। हाँ, लगभग अप्रोक्स 108 न्यूटन, यही आएगा वेट। क्या हुआ? तो क्या आएगा भाई? यही आएगा। 6 से डिवाइड करो 650 को, न्यूटन, उसका 1/6 होता है मून के ऊपर वेट। तो कितना होएगा? 108 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 108 न्यूटन। आगे लिखूं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रक्षेप्य गति क्या होती है? प्रक्षेप्य गति क्या होती है? जैसे आपने कोई फुटबॉल को लात मारी है, फुटबॉल को किक किया है, जब आपने किक किया तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, एक मोशन आएगा, परवलयाकार में आएगा। और जब वो पहली बार जहां टप्पा खाएगा ना, और जहां से आपने किक किया, ठीक है, उसमें एक परवलयाकार आकार बनेगा, उसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। जैसे मान लो कोई बॉल है, ये बॉल है, आपने किक किया तो वो ऐसे आके गिरेगा ना, मान लो यहां आके गिरा, तो ये है कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां से आपने कोई वस्तु फेंकी और कहां पर आई? यहां पर, ठीक है। तो यहां से आपने किक किया, जैसे फुटबॉल को आपने लात मारी या फिर आपने किसी बॉल को लात मारी, ठीक है, वहां से वो कुछ ना कुछ उसको क्या
वेग मिला, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी, तभी तो वो आगे गई ना, ठीक है। और वो किस आकार में गई, परवलयाकार बोलते हैं इसको, किसमें, परवलय आकार में, प्रोजेक्टाइल में, किसमें, प्रोजेक्टाइल में। अब जहां ये पहली बार टप्पा खाएगी ना, मतलब जहां आप बॉल ऐसे फेंकते हो, जहां पहली बार धरती से टकराती है, तो जहां से आपने फेंकी और जहां टकराई उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज प्रास, क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये क्या है, रेंज है, इसको बोलते हैं प्रास। क्या बोलते हैं, प्रास, रेंज। कोई बॉल आपने फेंकी यू वेग से, कोई बॉल आपने यू वेग से फेंकी, और जब आप बॉल फेंकोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ कोण बनेगा ना, कुछ ना कुछ थीटा होगा, कुछ ना कुछ कोण का मान होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कोण का मान होगा। और अब जब बॉल पहली बार टप्पा खा रही है, वहां से जहां से आपने डाली है उसके बीच की दूरी को कहते हैं रेंज प्रास। क्या बोलते हैं, रेंज प्रास। अब इसकी मैक्सिमम हाइट कहां होगी, लगभग यहां होगी। अधिकतम ऊंचाई कहां होगी भाई, यहां पर होगी। मैक्सिमम हाइट कहां होगी, मैक्सिमम हाइट कहां होगी, मतलब यहां अपनी अधिकतम ऊंचाई पे होगी बॉल, तो ये क्या है, हाइट। क्या है ये, हाइट। आपने बॉल फेंकी किसी कोण पे, थीटा कोण है, और यू वेलोसिटी से फेंकी या लात मारी जैसे भी, तो जहां वो टकराई पहली बार उसके बीच की दूरी और जहां से आप गिरा रहे हो उसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, प्रास। और जब वो अपने अधिकतम ऊंचाई पे होगी उसे बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। ये क्या है, इसकी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। अच्छा एक बात बताओ, एक तो बॉल को जोर से फेंकी तो अधिकतम रेंज प्राप्त होगा, अधिकतम प्रास प्राप्त होगा। भाई जोर से वेलोसिटी दोगे उसे, मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी दोगे उतनी ज्यादा दूर तक जाके गिरेगी ना बॉल। एक आप बस ऐसे ही गिरा रहे हो तो उसका प्रास कम होगा, उसका प्रास कम होगा, उसकी रेंज क्या होगी, कम होगी। एक तो मतलब आप ऐसे गिरा रहे हो उसको तो रेंज कम होगी, एक आप उसको पूरा जोर से वेलोसिटी से क्या है आगे की तरफ फेंक रहे हो तो दूर तक जाएगी ना। तो जिसका वेलोसिटी कम है, जिसको वेग कम दिया वो नजदीक गिरेगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो आगे तक जाएगी। यही बात है। अच्छा मैं ये बोल दूं कि आपको अधिकतम रेंज प्राप्त करना है, मतलब इनके बीच की दूरी अधिकतम आनी चाहिए, अधिकतम प्रास प्राप्त करना है। लेकिन मान लो तीन दोस्त है, तीनों दोस्त बॉल को फेंक रहे हैं। एक जो बॉल को फेंक रहा है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंक रहा है, दूसरा फेंक रहा है वो भी 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंक रहा है, तीसरा फेंक रहा है वो भी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहा है। तीनों दोस्त सेम स्पीड से बॉल को गिरा रहे हैं, तो किसकी बॉल अधिक दूर तक जाके गिरेगी? अब तीन दोस्त है, मैंने कहा वेलोसिटी कम होगी तो नजदीक गिरेगी, वेलोसिटी ज्यादा दोगे तो दूर तक जाएगी बॉल। ये तीनों की स्पीड सेम है, यानी वेलोसिटी क्या है उनकी, सेम है, तो किसकी रेंज अधिकतम आएगी? आपसे पूछ ले कि वेग समान है तो बॉल को किस एंगल पर गिराया जाए कि वो अधिकतम प्रास प्राप्त कर ले? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो लिखो ये बात, सेम स्पीड है, यदि आप 45 डिग्री के कोण पे बॉल को फेंकोगे ना, सेम स्पीड है, एक बंदा 30 डिग्री के कोण पे फेंक रहा है, एक 20 पे, एक 45 पे, या एक 30 पे, एक 45 पे, एक 60 पे गिरा रहा है, तो किसकी बॉल अधिकतम प्रास प्राप्त करेगी? 45 डिग्री वाले की। तो लिखो जब वस्तु का वेग समान हो, जब वस्तु का वेग समान हो तो 45 डिग्री कोण पर फेंकी गई वस्तु, तो 45 डिग्री के कोण पर फेंकी गई वस्तु
45 डिग्री के कोण पे फेंकी गई वस्तु अधिकतम परास प्राप्त करेगी, अधिकतम परास प्राप्त करेगी। लिख लिया? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो वस्तु है जिनकी वेलोसिटी सेम है, दोनों को एक को 20 एंगल पे या 30 एंगल पे गिराया जा रहा है, एक को 45 एंगल पे, तो कौन सी वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी, अधिकतम परास प्राप्त करेगी? तो 45 डिग्री वाली। मतलब आप बॉल को ऐसे फेंक रहे हो और तीन व्यक्ति 4 व्यक्ति है, बॉल को एक ही स्पीड से फेंक रहे हैं, तो जिसका जो 45 डिग्री कोण पे गिराएगा ना वस्तु को, यानी 45 डिग्री कोण के साथ फेंकेगा, वो अधिकतम दूर तक जाएगी। ये समझ आ गई? अब वो पूछ सकता है कि अधिकतम ऊंचाई, मतलब अधिकतम ऊंचाई, जब अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है तो बॉल को या तो क्या स्पीड से फेंकेंगे, जितनी ज्यादा स्पीड से होगी वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। मतलब एक तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरा रहा है तो यहां तक जाएगी, 100 से पूरा ऊंचाई तक जाएगी ना, यानी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा अधिकतम ऊंचाई तक बोल जाएगी, और जिसकी वेलोसिटी कम है वो कम ऊंचाई तक बोल जाएगी। अब स्पीड सेम है, मान लो वही केस है, 3 दोस्त है, तीनों 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ मतलब वस्तु को गिरा रहे, तो मैक्सिमम हाइट कब प्राप्त होगी? 3 दोस्त है, वस्तु को सेम वेग से यानी समान वेग से उछाल रही हैं, तो सबसे अधिकतम हाइट किसकी आएगी, किस एंगल पे आएगी? किस एंगल पे? 90। हाँ, किस पे आएगी? 90। अच्छा, एक तो ऐसे गिराओ, एक ऐसे गिराओ, एक पूरा ऐसे, हाइट कहां जाएगी? 90 डिग्री पे डालोगे तब हाइट जा जाएगी ना। तो लिख लो कि प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए वस्तु को 90 डिग्री के कोण से गिराना चाहिए, 90 डिग्री के कोण से उछालना चाहिए या फेंकना चाहिए। लिख लिया अभी? तीसरा केस क्या कहता है, यदि मतलब मान लो ये रेंज कितनी है, मान लो रेंज है आपके पास परास है 10 मीटर, कितना है? 10 मीटर। रेंज है 10 मीटर, तो आपको हाइट भी 10 मीटर चाहिए, हाइट भी कितनी चाहिए? 10। यानी प्रक्षेप्य गति में किस कोण से बॉल को फेंका जाना चाहिए ताकि परास और ऊंचाई दोनों क्या आए? समान आए, दोनों क्या आए? समान आए। तो लिख लो प्रक्षेप्य गति में समान परास और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए समान परास और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए वस्तु को 76 डिग्री के कोण से फेंकना चाहिए, वस्तु को 76 डिग्री 76 डिग्री
76 डिग्री के कोण से फेंका जाना चाहिए। लिख लिया अभी? लिख लिया? अब आपसे पूछ ले कि कोई वस्तु थीटा एंगल से गिराया जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर उस वस्तु का वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगा, बता सकता है कोई? वेग क्या होगा? जैसे आप वस्तु को फेंका, अधिकतम ऊंचाई यहां है, मान लो बोल यहां आ गई, तो उसका वेग कितना होगा? कितना होगा? 0, आधा। देखो 0 नहीं हो सकती, 0 तो वो रुकेगी तब नीचे आएगी, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे आ रही है, बॉल कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो यहां क्या होगा? यहां होगा वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा। क्या होगी? u cos थीटा। क्या होगी वेलोसिटी? u cos थीटा। u cos थीटा। क्या समझ नहीं है? अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तब आ जाएगा। ये तो पता चल गया ना वेलोसिटी का फॉर्मूला u cos थीटा, ये तो पता चल गया। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। तो अधिकतम आपसे पूछ ले कि अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग क्या होगा? u cos थीटा। क्या होगा? u cos थीटा। u क्या है? u क्या है? वेग है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको देगा, cos थीटा, यानी cos का मान देगा कुछ ना कुछ, थीटा क्या है? तो cos थीटा, उस मान में पुट कर दोगे तो आपको बस आंसर आ जाएगा। जैसे इस वस्तु को मैंने गिराया 60 डिग्री के एंगल से, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है यानी u है, जो वेलोसिटी है वो मैंने दे दी 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, और यहां से जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो बताओ अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी वस्तु की? कितना होगा? दस मीटर प्रति सेकंड। एक आंसर आया 10 मीटर प्रति सेकंड, और किसी का आंसर? 10 मीटर प्रति सेकंड। आया क्या? नहीं है?
कितना है 10। देखो सही है 10 आंसर। वेलोसिटी क्या बताई थी आपको, u cos थीटा। u क्या है, आरंभिक वेग, वेलोसिटी कितनी है 20, तो u की जगह क्या रखो 20 गुना में cos थीटा cos 60, कितना cos 60। अब 20 मीटर प्रति सेकंड है और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2, 2 से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग, इसका वेलोसिटी आ जाएगी यहां तक। बताओ अब समझ आया नहीं आया, आ गया हुआ। u cos थीटा याद रखना, cos थीटा जब आप आदि बता रहे हो ना तो 60 के केस में हो सकता है ये सिर्फ, ठीक है। बाकी यहाँ पे यदि आप यहाँ यदि वो cos 45 दे दिया 90 दे दिया तो केस और हो जाएगा फिर, ठीक है, तब केस और बनेगा। अब यदि वो cos 90 दे दे तो cos 90 का मान कितना होता है, कितना होता है 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और आपको पता है 90 डिग्री के एंगल से गिराओगे तो ऊपर की तरफ जाएगी, स्टेट में जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे रुकेगी, तो वेलोसिटी क्या है वहां 0। तो u cos थीटा याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। लिख लिया क्या लिख लिया, ठीक है। अब एक बात याद हो रखना, यहां पर 60 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री। आप किसी वस्तु को 60 डिग्री के एंगल से फेंक रहे हो तो जब यहां टकराएगी तो एंगल कितना आएगा, यहां टकराएगी तो कितना रहेगा 60 ही रहेगा, कितना आएगा 60 डिग्री का। जब वस्तु को 60 डिग्री के जिस एंगल पे यानी 60 या 45 90 यानी वस्तु को जिस एंगल पर गिराया जाता है या फेंका जाता है वो धरती पर टकराते समय उतना ही कोण उसका होता है। यानी 60 डिग्री पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति में 60 डिग्री के कोण से फेंका जाता है तो धरती पर टकराएगी तो उस समय उस बॉल का कोण क्या होगा, कितना होगा कोण 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। क्या ये बात समझ आ गई। अब ये इसको फेंक रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, किस स्पीड से फेंक रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब ये धरती पर पहुंचेगी, धरती पर टकराएगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि आप किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड या 40 मीटर प्रति सेकंड या 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरा रहे हो, तो जब धरती पर टकराएगी तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, समान होगी, कितनी होगी 20 ही होगी, भी कितनी होगी 20। तो क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी वस्तु को जिस एंगल पे गिराया जाता है वो धरती पर टकराएगी तो उस समय वही एंगल क्या होगा, उसका होगा एंगल क्या रहेगा सेम, स्पीड भी क्या रहेगी सेम। क्या ये बात समझ आ गई। आई क्या समझ। तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन के 3-4 कुछ क्वेश्चन थे जो पूछ लेता है डायरेक्ट कई बार कि जब अधिकतम प्रयास प्राप्त करना हो तो किस एंगल पर बॉल को प्रोजेक्टाइल करना चाहिए, या फिर मैक्सिमम हाइट प्राप्त करनी हो तो किस एंगल पे वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाना चाहिए। ठीक है, हाइट और रेंज समान सेम प्राप्त करना हो तो वस्तु को किस एंगल पर गिराना चाहिए। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई में बॉल या फिर जो भी वस्तु है उसकी वेलोसिटी क्या होगी यू कोस थीटा। जब वस्तु को 20 मीटर प्रति या 40 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है तो जब वो धरती पर पहुंचेगी तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी, 20 से फेंका तो 20 ही रहेगी, 40 से फेंका तो 40 रहेगी। मान लो कौन 60 डिग्री का बना रही है तो धरती पर टकराएगी तब उस समय भी कौन क्या होगा 60 डिग्री, कौन भी क्या रहेगा समान रहेगा। समझ आ गई ये बात। अब देखो
कई बार क्वेश्चन आता है कि वो ट्रेन में आप जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो आप, तो किसी वस्तु या बॉल को, जैसे कोई बच्चा है ट्रेन में बैठा है, वो वस्तु को उछाल रहा है, तो वस्तु उसके आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, या फिर हाथ में गिरेगी? कहाँ गिरेगी भी? हाथ में गिरेगी, या पीछे गिरेगी, या फिर आगे की तरफ गिरेगी बॉल? ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है या कोई बच्चा बैठा है, वो बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा है, तो बॉल आगे की तरफ गिरेगी उसके, या पीछे गिरेगी, या उसके हाथ में ही वापस आएगी? क्या आएगी? हाथ में। देखो, बॉल हाथ में गिरेगी कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेग क्या हो? नियत हो। ट्रेन का वेग नियत है, यानी उसकी स्पीड क्या है, मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड या 60 मीटर प्रति सेकंड, जो भी उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, ना तो उससे बढ़ रही ना उससे कम हो रही, और एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी सेम है। तो जो वस्तु है या फिर जो भी बॉल है वो कहां गिरेगी? उस बच्चे के हाथ में गिरेगी। ठीक है, तो ट्रेन में ट्रेन का वेग यदि नियत है, तो कोई वस्तु ट्रेन के में बैठे यात्री द्वारा उछाली जाती है तो वो उसके हाथ में गिरती है, ये लिख लो। ट्रेन का वेग नियत है, ट्रेन का वेग, यानी वेग क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड गुना डायरेक्शन, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड 50 है तो 50 से ही जा रही है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है तो बॉल उसके हाथ में गिरेगी। लिखो, किसी ट्रेन का वेग नियत है, तो ट्रेन में बैठे बच्चे द्वारा, ट्रेन में बैठे बच्चे द्वारा उछाली गई गेंद, उछाली गई गेंद बच्चे के हाथ में ही गिरेगी। क्या है? बच्चे के हाथ में ही बॉल गिरेगी। अब देखो, बॉल पीछे गिरेगी उसके, तब केस क्या होगा? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज हो, या तो स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही होगी, या स्पीड बढ़ रही है या फिर स्पीड कम हो रही। देखो, लड़का बैठा ट्रेन में, ट्रेन जा रही है 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। किस वेग से? 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। उसमें बैठा बच्चा है, जितने भी यात्री हैं उनकी स्पीड क्या है? 60 है। उनकी स्पीड क्या है? 60। अच्छा, उसकी जो बॉल है उसकी स्पीड कितनी है? 60। अरे वो उछालेगा, उछालते समय उसकी स्पीड क्या होगी? 60 ही होगी। क्या होगी? 60 ही होगी। यदि स्पीड बढ़ गई, उस समय स्पीड बढ़ा ली गई, एक्सेलरेट हो गई, यानी 60 से कितनी होगी स्पीड? 80 होगी या 100 होगी? 100 मान लो आप। कितनी होगी? 100। तो बताओ उस बॉल की वेलोसिटी क्या है? 60। अब उसमें जो बच्चा बैठा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 100। तो बच्चा कहां जाएगा? आगे। बॉल कहां जाएगी? पीछे। तो लिखो, यदि ट्रेन का वेग अचानक से बढ़े, यदि ट्रेन का वेग अचानक से बढ़े, तो बच्चे द्वारा उछाली गई गेंद बच्चे के पीछे गिरेगी। लिख लिया? अच्छा, अब स्पीड मान लो 60 है। स्पीड कितनी है? उसमें बैठे बच्चे की स्पीड भी क्या है? उस बॉल को उछालेगा तो स्पीड क्या है? 60।
और मान लो स्पीड 60 है, कोई स्टेशन आने वाला है, तो ट्रेन क्या होगी, धीरे होगी, स्लो होगी। मतलब स्पीड आ गई 40, कितनी आ गई 40। अब उस बॉल की स्पीड क्या है 60, और आपकी स्पीड क्या होगी, तो बॉल आपसे आगे की तरफ गिरेगी। तो लिखो ट्रेन का वेग अचानक से कम हो जाए, अचानक से कम हो जाए, तो उसमें उस ट्रेन में बच्चे द्वारा उछाली गई गेंद बच्चे के आगे की तरफ गिरेगी, बच्चे के आगे की तरफ गिरेगी। लिख लिया। अब एक बात लिखना मत, थोड़ा सा उसे याद रखना, थोड़ा सा इसको समझना। जैसे ये बॉल है, बच्चा ट्रेन के अंदर बैठा उछाल रहा है उसको, तो उसके सामने या फिर जितने भी आसपास में जो यात्री बैठे हैं उनको उस बॉल का मार्ग कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट ही दिखाई देगा। ऐसे उछाला है तो वो स्ट्रेट ही दिखाई देगा। यदि वो आपसे पूछ ले कि किसी ट्रेन में कोई व्यक्ति बच्चा बैठा है, वो बॉल को उछाल रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो तो स्ट्रेट लाइन में उछालेगा, लेकिन बाहर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो उसे उस बॉल का जो शेप है, मतलब मार्ग है, वो कैसा दिखाई देगा, प्रोजेक्टाइल। कैसा दिखाई देगा, प्रोजेक्टाइल, परवलयाकार। उसे ऐसे लगेगा कि बॉल ऐसे गिरा रहा है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, ट्रेन की भी वेलोसिटी है, ट्रेन की वेलोसिटी है और कुछ उस बॉल की वेलोसिटी है, तो वो प्रोजेक्टाइल में लगेगा। किस में लगेगा, परवलयाकार में, ठीक है। लिखना है तो लिख लो। ट्रेन के अंदर बैठे गए यात्रियों को, ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन में बैठे बच्चे द्वारा उछाली गई गेंद का मार्ग, गेंद का मार्ग सीधा मार्ग दिखाई देगा, यानी स्ट्रेट लाइन में, सीधा सीधी रेखा में दिखाई देगा। क्या बोला मैं, शुरू से बताना मेरे को। ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन में बैठे बच्चे द्वारा उछाली गई गेंद या फेंकी गई गेंद का जो मार्ग है वो सीधी रेखा में दिखाई देगा। हाँ, सीधा, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में दिखाई देगा। जबकि उसी बॉल का मार्ग, उसी बॉल का मार्ग, उसी बॉल का मार्ग परवलयाकार में दिखाई देगा। कोई व्यक्ति ट्रेन से बाहर है, कोई व्यक्ति ट्रेन से बाहर को देख रहा है, ट्रेन को बाहर से देख रहा है। देख लिया, लिखो। आगे लिखो लिफ्ट वाले क्वेश्चन। लिफ्ट के अंदर 4 केस है। कभी लिफ्ट में बैठे हो, बैठे क्या, खड़े हो, लिफ्ट में खड़े हुए हो, कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है जब लिफ्ट, मान लो ये लिफ्ट है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, जब लिफ्ट
ऊपर की तरफ जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी कहां होगी, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी वेग कहां करेगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो उस व्यक्ति को अपना भार है जो क्या होगा, कम महसूस होगा या ज्यादा, ज्यादा महसूस होगा, भार ज्यादा महसूस होगा। यहां वेट क्या है, बढ़ेगा, भार क्या है, ज्यादा महसूस होगा। वाई वाई क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा मेरी बात सुनना, आपने जो ये लाइन लिखी है ना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। कब होगा ये बात समझ लेना। एक बात समझना, आप कभी लिफ्ट में खड़े हो, अचानक से लिफ्ट ऊपर उठना शुरू कर देना, सिर्फ उसी टाइम होगा, बाद में नहीं पता चलता, बाद में नहीं पता चलता। क्या बाद में भी ऐसा ही महसूस होता है, नहीं होता ना। एक बार होता है ना घबराहट से, मतलब जैसे कि वेट इंक्रीज हुआ हो, ऐसा हुआ ना, बाद में तो नहीं होता ना कुछ। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। जब लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना, तो भार में कोई परिवर्तित नहीं होगा। और यहां क्या है, यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि अब लिफ्ट क्या है, रुकी हुई है। लिफ्ट क्या है, रुकी हुई है। जब लिफ्ट चलना शुरू करेगी तो चेंज तो आएगा ना, वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, तो एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट करेगी तो एक बार आपको ऐसा लगेगा कि भार बढ़ा हुआ है, उस व्यक्ति का महसूस होगा। समझ आइए बात, आ गया। अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो उस व्यक्ति के भार में कमी आएगी या फिर कम होगा, भार क्या होगा, कम होगा, भार कम महसूस होगा, कम महसूस होगा। वेट क्या है, कम महसूस होगा, वेट क्या होगा, कम महसूस होगा। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार कम महसूस होता है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार अपने से ज्यादा महसूस होता है। क्या ये बात समझ आ गई। अच्छा, जब नीचे की तरफ आ रहे हो, जब नीचे की तरफ आ रही हो, ये डोरी है लिफ्ट की, अचानक से ये टूट जाए, ये टूट जाए तो क्या होगा। मान लो आप लिफ्ट में हो, ऊपर से डोरी टूट गई, क्या होगा फिर, है रुकेगी नहीं, एकदम से नीचे आओगे, रुकती नहीं है। अब ये डोरी है वो पकड़ रखी है उस लिफ्ट को, अब वो टूट ही गई ऊपर से, तो नीचे आओगे एकदम से, अचानक से। ठीक है, जब एकदम से नीचे आओगे ना, उस समय भार होगा शून्य, भार क्या होगा, जीरो, शून्य होगा। भार शून्य कब होता है लिफ्ट में, जब अचानक डोरी टूट जाए। ठीक है, एकदम से, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है लिफ्ट पे, तो भार क्या होगा, शून्य। मतलब ये फील करना है तो आपको लिफ्ट में खड़ा होना पड़ेगा और ऊपर से डोरी टूटने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो भार क्या होगा, शून्य। कितने केस हो गए, 3 केस। चौथा केस है, जब लिफ्ट अपने वेग से चलना शुरू करे तब भार महसूस ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट स्पीड होती है तो भार क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये बात भी लिख लो, यदि लिफ्ट का वेग नियत है, यदि लिफ्ट का वेग नियत है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब लिफ्ट का वेग नियत है तो भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। लिख लिया। जब लिफ्ट का वेग नियत है तो भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। लिख लिया।
आगे जो आपका टॉपिक है, लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। लिखो वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। अब कार्य क्या होता है भाई, काम क्या होता है ये तो बताओ। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, कार्य। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में विस्थापन पैदा कर दे तो उसे आप बोलते हो कार्य। क्या बोलते हो, कार्य। क्या बोलते हो, कार्य। जैसे जैसे मतलब आपको एक काम देता हूं, एक एक व्यक्ति मतलब एक बंदा आएगा इस दीवार को धकेलेगा, मतलब फोर्स कहां लगा रहा है वो, दीवार पे। 2 घंटे तक यही काम करना है, ठीक है। 2 घंटे तक यही काम करना है तो मैं आपको कह दूं, आप कह दो कि मैंने 2 घंटे तक लगातार कार्य किया है। मैं पूछूं कि आपने क्या कार्य किया, आप कहोगे मैंने दीवार को धक्का दिया है, 2 घंटे से दे रहा हूं। तो लेकिन ये गिरी नहीं, ये विस्थापित नहीं हुई, तो आपका कार्य क्या होगा, 0। आपने कुछ कार्य नहीं किया। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में विस्थापन पैदा करे, यानी उस वस्तु को क्या करे, विस्थापित करे, उसे बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं, कार्य। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। जैसे किसी की गाड़ी जैसे होता है सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, तो उसे धक्के लगाने पड़ते हैं, पड़ता है ना। वो आप उसको धक्का लगाते हो तो उस गाड़ी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, विस्थापन होता है या नहीं होता, होता है ना। तो आपका कार्य क्या है, आपने कुछ कार्य किया है, आपने क्या किया, कुछ ना कुछ कार्य किया। अच्छा, उस गाड़ी के अंदर बैठा बंदा ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक दबाए रखे और आप धक्का लगाई जाओ, तो क्या वो डिस्प्लेट होगी, नहीं होगी। तो आपने कार्य नहीं किया, तो आपका कार्य क्या होगा, शून्य। मतलब एक बात देखो, यहां यदि बल 0 है ना, बल भी शून्य है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। यदि विस्थापन भी शून्य है, बल मान लो आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन का, आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन आपने कुछ कार्य नहीं किया, ये इसमें विस्थापन नहीं हुआ, ये जहां है वही है ना, तो ये 5 मीटर इधर गई ना इधर आई, तो विस्थापन क्या है, 0। जब मैं 100 न्यूटन को 0 से गुणा कराऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0। तो वर्क क्या होगा, शून्य। तो वर्क क्या होता है, W फोर्स डॉट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। W क्या होता है, कार्य होता है, बल क्या होता है, फोर्स F होता है, विस्थापन क्या होता है, S डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट को दर्शाते हैं S से, डिस्प्लेसमेंट इसको दर्शाते हैं S से। किससे दर्शाते हैं, S से। विस्थापन को दर्शाते हैं S से, किससे दर्शाते हैं, S से। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स भी कैसी राशि है, वेक्टर है। फोर्स कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी है, वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी राशि है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सदिश है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, डायरेक्ट डिस्टेंस स्केलर होती है, ठीक है। तो आपका बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी
सदिश राशि है। जब दो राशि सदिश हो और उनके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, किसका चिन्ह है? डॉट का। तो जो जिसका फॉर्मूला है ना, वो राशि क्या होगी? स्केलर होगी, एडिश होगी। क्या होगी? एडिश राशि। तो कार्य कैसी राशि है? एडिश है। कार्य कैसी राशि है? एडिश राशि है। कार्य एडिश राशि है। तो कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन का एडिश गुणनफल। आपसे ऐसे पूछेगा, बल स्टेटमेंट क्या देगा वो? बल और विस्थापन का एडिश गुणनफल कार्य कहलाता है। ऐसे मत कर देना कहीं बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल, नो, स्केलर क्वांटिटी है। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। मतलब बल और विस्थापन का गुणनफल जो आएगा वो आएगा अदिश, स्केलर आएगा। क्या आएगा? स्केलर। जैसे क्या बोलोगे? वर्क। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। लिख लिया? अब इसको डॉट हटाने के लिए मैं क्या लगाऊं? तो यहां से फॉर्मूला जो ड्राइव्ड होता है ना, वो होता है डब्ल्यू वर्क। क्या होता है? डॉट हटाओगे तो क्या आएगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कोस थीटा, कोस थीटा। बल गुणा विस्थापन गुणा कोस थीटा, बल विस्थापन कोस थीटा। वर्क क्या होता है? बल गुणा विस्थापन गुणा कोस थीटा। बल गुणा विस्थापन गुणा में कोस थीटा। बल गुणा विस्थापन गुणा में कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल, कोण। एंगल क्या होता है? थीटा क्या होता है? एंगल, कोण। कुछ ना कुछ कोण होगा, कुछ ना कुछ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या होगा? एंगल होगा। बल और विस्थापन के बीच क्या होगा? कोण होगा। लिख लिया फॉर्मूला? अब देखो, ये कोई बॉक्स है, कोई वस्तु है या बॉक्स है? बॉक्स कर लो इसको, बॉक्स है। ये कोई बॉक्स है, इस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। इस बॉक्स पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। तो ये बॉक्स यहां से यहां तक आ गया, मतलब यहां से यहां तक आ गया। इस बॉक्स को यहां से यहां तक लाने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और 20 न्यूटन के फोर्स के द्वारा ये बॉक्स यहां तक आने में जितनी दूरी तय की, विस्थापन है यहां आपका 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर। कितना मीटर है? 50 मीटर। तो आपको ज्ञात करना है कि यहां पर वर्क क्या होगा। एक मिनट, एक मिनट, पहले इसको छोड़ो। वर्क का फॉर्मूला क्या था मेरे को बताना? फोर्स इनटू में वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसकी यूनिट पूछ ले आपकी, वर्क की एसआई यूनिट क्या है? कार्य की एसआई मात्रक क्या है? कार्य का
SI मात्रक क्या है? SI मात्रक है जूल। क्या है भाई? जूल। कार्य को जो मेजर करते हैं ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। आपसे पूछेगा ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि कार्य की SI मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? पावर का SI मात्रक क्या है? वाट। पावर का क्या है? वाट। ऊर्जा का क्या है? कैलोरी। ऐसा यूनिट वर्क की क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। अच्छा मेरे को बताओ, यदि जूल ऑप्शन में नहीं है तो कार्य की यूनिट क्या होगी? तो कार्य की यूनिट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को किसमें मापते हैं? किसमें? मीटर में। तो कार्य क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। यानी एक जूल किसके बराबर है? एक न्यूटन मीटर के बराबर है। यानी एक जूल में एक न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल। एक जूल किसके बराबर होता है? एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। एक जूल एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ले लिया? रफ कर दूं क्या? यूनिट का पता चल गया? अब देखो, ये बॉक्स है, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये यहां से यहां तक आ गया 50 मीटर दूर। तो बताओ कितने जूल कार्य किया? यानी कार्य कितना होगा यहां पे? ये है पहला केस। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है, मान लो ये बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? फोर्स लिखो 40 न्यूटन। कितने न्यूटन का? 40 न्यूटन का। और ये यहां से यहां तक आ गया और कितनी मीटर दूरी तय की इसने? इसने दूरी की है 100 मीटर। कितनी दूरी तय की है? 100 मीटर। ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, लेकिन यहां जो फोर्स लगाया गया ना वो 60 डिग्री के एंगल पे लगाया गया भी। यहां जो फोर्स लगा है ना वो 60 डिग्री के एंगल पे लगा है। 60 डिग्री के एंगल पे। मतलब आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा होता है कि किसी चीज को मतलब आगे की तरफ करना हो, जैसे यहां मतलब मैं एक चेन लगाऊं और चेन को इधर 60 डिग्री के एंगल से मैं खींचूं तो वो वस्तु आगे की तरफ जाएगी। तो फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं लेकिन वस्तु कहां है? आगे की तरफ जा रही है। तो मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं 60 डिग्री के एंगल पे और वस्तु विस्थापित हो रही है इस साइड। समझाइए बात? तो बताओ यहां कितना जूल कार्य होगा? यानी यहां कितना वर्क होगा और यहां कितना वर्क होगा? बताओ। ऊपर वाले में 100 जूल। कितना आया है? 100 जूल। नीचे वाले में?
कितना आया है 200, नीचे कितना आया है 200 जूल। यहां तो 200 जूल बता रहे हो और यहां कितना 100 जूल। क्या ऊपर कितना, ऊपर 1000, सौ किसने बताया था? 1000 जूल भी आ रहा है 100 भी आ रहा है, बताओ 1000 जूल 100 जूल और नीचे वाला 2000 जूल, इधर 2000 जूल भी आ रहा है? किसका सही हो सकता है? सौ और 200 किसने बताया था? गलती से हो गया। देखो देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। फोर्स क्या होता है, क्या होता है फोर्स, सॉरी फोर्स क्या, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, कोस थीटा। इधर वर्क फोर्स कितने का लग रहा है 20 न्यूटन, कितने का लग रहा है 20 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 50, कोस थीटा, थीटा का मान कितना है, कोस थीटा कितना है यहाँ, मैंने नहीं बताया, आपको अज्यूम करना है, ये मानना है कितना होगा। फोर्स भी आप इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितने डिग्री का 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है, पहले साइन कोस याद करना ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, तो गुना कोस 0, और कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा यहां, कितना हो जाएगा 2000 जूल, सही है ये तो। अच्छा ओ सॉरी 1000, मैं नीचे वाला पढ़ लिया गया, 1000, 1000 जूल, ठीक है कितना आएगा 1000 जूल, ये तो सही है अभी, 100 वाला गलत है, ठीक है। अच्छा ये देखना नीचे वाला, ये गलत है शायद, ये गलत है शायद, मेरे को लग रहा है ऐसा। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, फोर्स कितने का लग रहा है 40 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है होगा, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 तो कितना लग गया 20, सही है फिर तो 2000 आएगा। तो ये कैसे पता चल गया आपको 1/2 होता है कोस 60, ठीक है, तो कितना आएगा 2000 जूल, ये समझ आ गया, आया क्या? समझ आया क्या ये? तो कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश गुणनफल है बल और विस्थापन का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। यदि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो वस्तु विस्थापित उसी डायरेक्शन में हो रही है तो वहां कोस आएगा 0, और कोस 0 का मान होता है 1, ठीक है। यदि आपके पास कोस 90 आ रहा है, कोस 90 यानी आप ऊपर की तरफ वस्तु को उठा रहे हो और ऊपर ही मतलब ऊपर आप वस्तु को उठा रहे हो, ठीक है, आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्टेट में, तब कितने डिग्री एंगल का बनेगा 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है 0, तब वर्क क्या हो जाएगा 0। तो इसके करेंगे न्यूमेरिकल, 2-3 क्वेश्चन है इसके, 4-5 से रहते हैं, ठीक है, वो करा देंगे नेक्स्ट, हाँ परसों करा देंगे। थैंक यू।